नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज सबसे पहले महंगाई का परीक्षण होगा। महंगाई नापने के लिए सरकार 22 चीजों के दाम पर नजर रखती है। यह ट्रैकिंग 24 घंटे होती रहती है। 22 में से 16 चीजों के दाम बढ़ गए हैं और इसमें दाल, अनाज, सब्जी, आटा, चीनी, गुड़, चाय पत्ती, ये सब कुछ शामिल है। यानी ये सब कुछ महंगा हुआ है। कौन सी चीज कितनी महंगी हुई आप जानते ही होंगे, लेकिन पटियाल ये परीक्षण सरकार को अलर्ट करने के लिए दिखाएगा, क्योंकि महंगाई वोटर का मन बदल देती है। अगले महीने में, यानी अगर हम 6 महीनों की बात करें तो इनमें 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। हर घर और हर जेब से जुड़ा परीक्षण आप पटियाल के साथ जरूर देखें। दूसरा परीक्षण दिल्ली के लापता पानी का होगा। दिल्ली की हर गली में पानी को खोज चल रही है, उसको ढूंढा जा रहा है। दिल्ली की सरकार और एलजी पीने के पानी को लेकर लड़ रहे हैं। वाटर टैंक के माफिया और पानी की नहर पर पहरे की राजनीति हो रही है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं। यूपी से भी तगादा हो रहा है। तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, ये सबने सुना है, लेकिन देश की राजधानी में पानी के लिए लड़ाई लगी है। आज आप ये मेरे साथ देखिए। तीसरा परीक्षण नीट परीक्षा के भविष्य का होगा। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करीब 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की शुद्धता पर संदेह किया है। सरकार से यह सवाल पूछा है, लेकिन एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए ये कह रही है कि सब कुछ चंगा है। केवल 1563 कैंडिडेट का पंगा है। दिल्ली और देश के कोने कोने में आज भी बच्चे प्रदर्शन करते रहे। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग और वकीलों की अपील। लेकिन पटियाल का यहां पर सवाल है कि मिलावट रहित नीट की गारंटी आखिर कौन देगा? चौथा परीक्षण टेस्ला वाले एलन मस्क और एप्पल वाले टिम कुक की लड़ाई का होगा। मस्क ये कह रहे हैं कि एप्पल सुधर जाए, वरना उसे अपने ऑफिस और फैक्ट्री में घुसने नहीं दूंगा। मस्क क्यों गुस्सा है? एप्पल ने कौन सी मस्क की भैंस खोस ली और इस लड़ाई में आपके लिए क्या है? एप्पल के प्रोडक्ट यूज करने वालों के लिए विशेष परीक्षण मेरे साथ देखिए। और पटियाल के साथ इन तमाम खबरों के लिए आप रात 9:45 के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले पटियाल देश के हर घर और हर जेब से जुड़ी समस्या का परीक्षण करेगा, जिसका नाम है महंगाई। चुनाव हो गए, नई सरकार बन गई और संयोग देखिए कि महंगाई भी आ गई। खाने पीने की कौन सी चीजें महंगी हुई? आपकी जेब पर कितना बोझ बढ़ा? रसोई में महंगाई का कैसा तड़का लगने वाला है? सब आपको पता चलेगा। आप टीवी स्क्रीन पर मेरे इर्द गिर्द कुछ शब्द देख रहे होंगे। इनमें महंगाई का पूरा अंकगणित है। महंगाई दिखाने के लिए पटियाल 4 चीजों का सहारा लेगा। पहला है प्याज, जो बहुत पॉलिटिकल है, सरकार गिराने का मादा भी रखता है। दूसरी है दाल, जो महंगी होती है तो बिगाड़ देती है आम आदमी का हाल। तीसरा है आटा, जो महंगा होने पर गीला कर देता है बजट का डाटा। चौथा है दूध, महंगाई में यह जब भी उबलता है देश को रुलाता है। महंगाई जितनी इकोनॉमिकल है, उससे ज्यादा पॉलिटिकल है। इसका सबसे बड़ा सेंसर राजनेता ही होते हैं। इधर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े, उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर संदेश छाप दिया। कहा, मोदी नहीं, महंगाई 3.0। वैसे नेताओं का ये दावे राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन बाजार तो सप्लाई और डिमांड पर चलता है। इन दोनों के बीच में जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो महंगाई आ जाती है। अब महंगाई आई तो देश में उसका कैसा उबाल है, एक छोटी सी पिक्चर के जरिए आपको यह दिखाता हूं। देश में महंगाई वाले दर्द का परीक्षण करने के लिए अब पटियाल आपको महंगाई का सरकारी मीटर दिखाएगा। सरकार महंगाई नापने के लिए 22 चीजों के दाम पर नजर रखती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 24 घंटे ट्रैकिंग करता है, लेकिन
सख्त निगरानी की नाक के नीचे 22 में से 16 चीजों के दाम बढ़ गए हैं। है ना कमाल की बात? निगरानी चलती रही लेकिन महंगाई आ गई। सख्त पहरे के बावजूद आई महंगाई में क्या चीजें महंगी हुई और कितनी महंगी हुई, अब जरा ये जान लीजिए। 22 में से जो 16 चीजें महंगी हुई हैं उनका चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चीनी, दूध, चाय, नमक, आलू, प्याज और टमाटर शामिल है। किस चीज के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई इसका परीक्षण भी विस्तार से मैं करूंगा। लगे हाथ पहले आप यह जान लीजिए कि किन किन चीजों के दाम कम हुए। शायद सुनकर आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। 22 में से सिर्फ 6 चीजें ऐसी हैं जिनके दाम घटे हैं और इनमें मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति घी, सोया ऑयल, पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल शामिल है। यानी सस्ता कम और महंगा ज्यादा। तो महंगाई मीटर की सरकारी लिस्ट में करीब 72.74% चीजें महंगी हो गई हैं। है ना कमाल की बात? और जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। यह सब आपको इस देश में पटियाल के अलावा शायद और कोई नहीं बताएगा। आपकी किचन में मौजूद 16 चीजें 73% महंगी हो चुकी हैं। इस फिगर को आप याद रखिएगा, महंगाई समझ में आ जाएगी। 73%। 16 चीजों में से 73% महंगाई जनता से ज्यादा सरकार के लिए एक इशारा करती है, क्योंकि जनता तो इस महंगाई के बोझ तले दबी ही हुई है। वो आंकड़े नहीं जानती, लेकिन महंगाई की किस्त जरूर चुका रही है। शायद नेताजी अभी ये ना जानते हो। ये बात समझ लीजिए, महंगाई वोटर का मन बदल सकती है। और ये ध्यान रहे कि 6 महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। दाल के भाव वोटर के मन को नहीं भा रहे हैं। चना, उड़द, अरहर, ये सब वो दालें हैं जो 1 साल के अंदर 10% से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं और हर घर में इन दालों का इस्तेमाल बखूबी होता है, हर कोई करता है। पटियाल के पास 12 जून 2023 से लेकर 11 जून 2024 तक का डाटा है और महंगाई को समझाने के लिए हमने ये 1 साल का डाटा उठाया। 1 साल पहले आज ही के दिन 1 किलो अरहर की दाल 125 रुपए 9 पैसे प्रति किलो थी। अब 160 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 1 साल में अरहर की दाल 34 रुपए महंगी हुई है। इस हिसाब से करीब 27% महंगी हो गई आपकी ये दाल। अब चना दाल का हाल दिखाता हूं आपको। 11 जून 2023 को 1 किलो चना दाल उसकी कीमत थी 74 रुपए 71 पैसे। 12 जून 2024 को दाम है 87 रुपए 52 पैसे। 1 साल में 12 रुपए 81 पैसे की बढ़त, यानी 1 साल में 17.15% महंगी हो गई आपकी ये दूसरी दाल। अब दाल मखनी वाली उड़द की दाल की बात कर लेते हैं। उसका जायका 1 साल में कितना बदला, अब ये आपको बताता हूं। 12 जून 2023 को 1 किलो उड़द की दाल 111 रुपए में मिलती थी। 11 जून 2024 को 1 किलो उड़द की दाल की कीमत है 126 रुपए प्रति किलो। 1 साल में 15 रुपए दाम बढ़ गए, यानी उड़द की दाल 13.5% महंगी हो गई। मूंग की दाल का हाल क्या है, जानना है ना आपको? ये भी मूंग की दाल बहुत काम आती है। अब ये भी देख लीजिए। 1 साल पहले 1 किलो मूंग की दाल की कीमत थी 109 रुपए प्रति किलो। अब 118 रुपए प्रति किलो बिक रही है, यानी करीब 9 रुपए का इजाफा हो गया इस दाल में भी। मसूर की दाल की बात कर लेते हैं। उसका मिजाज थोड़ा नरम रहा, बहुत महंगाई नहीं चढ़ी है। 1 साल पहले 1 किलो मसूर की दाल 92 रुपए किलो मिलती थी, अब 94 रुपए किलो मिल रही है, यानी सिर्फ 2 रुपए महंगी हुई 1 साल के भीतर। यह आपकी किचन की दालों का हिसाब किताब आपको मैं बता रहा हूं। अब प्याज की बात कर लेते हैं, जो हर दाल में भी इस्तेमाल होता है और हर सब्जी में भी होता है, सलाद में भी होता है। प्याज की कीमत में सरकार इस पर इसलिए खास ध्यान दे क्योंकि प्याज बड़ा पॉलिटिकल है। साल 1998 में प्याज की बेकाबू कीमत ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार गिरा दी थी। प्याज ने फिर देश को रुलाने की रफ्तार पकड़ ली है। 11 जून 2023 को 1 किलो प्याज की कीमत थी 22 रुपए और 12 जून 2024 यानी 1 साल बाद 1 किलो प्याज की कीमत है 35 रुपए, यानी 1 साल में 13 रुपए का इजाफा हुआ है और प्याज की महंगाई दर रही 51%। अब बात आलू की कर लेते हैं, जो हर सब्जी को सहारा देता है। कुछ भी ना हो तो कहते हैं भाई आलू उबालकर
नमक के साथ खा लो, पेट भर जाएगा। दुनिया के हर कोने में उपलब्ध रहता है आलू। एक साल पहले 1 किलो आलू 21 रुपए में बिक रहा था और आज 1 किलो आलू 31 रुपए में बिक रहा है। एक साल में आलू 10 रुपए महंगा हो गया। इस हिसाब से आलू की महंगाई दर रही 43%। आपने सुना होगा गरीबी में आटा गीला। अब मैं आपको महंगे आटे का डाटा दिखा देता हूं जो आम आदमी की किचन का बजट बिगाड़ने वाला है। एक साल पहले 1 किलो आटा 34 रुपए किलो बिकता था, अब 37 रुपए किलो मिल रहा है। एक साल में कितना इजाफा हुआ? 3 रुपए का। आप कहेंगे कि भैया 3 रुपए ही तो महंगा हुआ है, इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता है नए आंकड़े जो देश में गेहूं के कम उत्पादन से पैदा हुए हैं। जरा गौर कीजिएगा। देश में गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ, लेकिन पिछले 15 दिन में ही गेहूं 7% महंगा हो गया है। यानी कहां एक साल, कहां 7 दिन, और कहा यह जा रहा है कि अगले 15 दिन में ये दाम 7% और बढ़ जाएंगे। गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त 3 महीने का स्टॉक रहता है, यानी सरकार हर साल में 138 लाख टन गेहूं रिजर्व में रखती है। मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले ही गोदामों में सिर्फ 75 लाख टन गेहूं था, यानी देश के भंडारण में 60 लाख टन गेहूं कम था। यह गेहूं की कमी क्यों हुई? पिछले 16 साल में यह न्यूनतम स्तर पर है, जो अभी मैंने आपको स्टॉक बताया। अब की बार पैदावार कम होने की आशंका है गेहूं का। अगर ऐसा हुआ तो गेहूं आयात होगा और फिर क्या होगा? आटा आपका महंगा हो जाएगा। अगर हम बाहर से मंगवाएंगे गेहूं तो फिर आटा महंगा ही होगा ना। दूध तो देश के हर घर में इस्तेमाल होता है। दूध में कितना उबाल है, अब पटियाल इसका परीक्षण करेगा। 11 जून 2023 को 1 लीटर दूध 58 रुपए में मिलता था और अब 68 रुपए में मिल रहा है, यानी सीधे 10 रुपए का इजाफा हुआ है। 3 जून को अमूल ने भी अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दिए थे। 66 रुपए में मिलने वाला फुल क्रीम दूध 68 रुपए में मिल रहा है। अब 2 रुपए का इजाफा हाल ही में हुआ। अब तक महंगाई पर पटियाल ने आपको अपनी सारी रिसर्च दिखाई। ये आंकड़े सरकार के ही हैं, लेकिन फाइलों में दबे हुए थे। हमने धूल हटाकर आपके सामने रख दिए। आज जब मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा था तभी की बात है, सरकार ने भी महंगाई के मासिक आंकड़े जारी कर दिए। महंगाई की यह रिपोर्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होती है। सरकार का दावा है कि मई में महंगाई कम हुई है। अप्रैल में 4.83% थी, मई में 4.75% रह गई है। 30 दिन में 0.08% की कमी आई है। लेकिन आज जो आंकड़े जारी किए गए उनमें भी महंगाई ग्रामीण भारत में शहरों से ज्यादा है, यानी रूरल एरियाज में ज्यादा महंगाई है शहरों के बनिस्बत। गांव में महंगाई की दर 5.28% है। गौर कीजिएगा, ताजा डेटा में भी सब्जी, दाल और अनाज में महंगाई बढ़ी है। 11 राज्यों में महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मतलब पटियाल जो परीक्षण आपको दिखा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। महंगाई नापने वाली 22 चीजों में से 16 चीजें महंगी हुई हैं। याद रखिए कितनी महंगी हुई हैं, बताया था ना शुरू में, 73% महंगाई। याद रखिएगा इस शब्द को, 73%। भविष्य में महंगाई घटेगी या बढ़ेगी? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ताजा रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई का क्या दावा है? आरबीआई कहती है खाद्य महंगाई दर में तेजी बनी रह सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान है, जबकि 2025-26 में महंगाई की यही दर बनी रह सकती है। महंगाई दर आंकड़ों में स्थिर है, लेकिन घट फिर भी नहीं रही है। आज भी महंगाई 4.75% ही है, लेकिन सरकार के महंगाई मीटर की 22 में से जो 22 चीजें थी उसमें से 16 चीजें महंगी हो गई हैं। कितनी महंगी हो गई हैं? मैंने बताया था ना, 73%। अब पटियाल जो दिखाने जा रहा है उसे सरकार, नेता और पॉलिटिकल पार्टियां ध्यान से सुने। उन्हें पता चलेगा कि चुनाव पर महंगाई का क्या असर होता है। सबसे पहले देश में महंगाई और बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को हम देख लेते हैं। मार्च महीना था, देश में खाने पीने की महंगाई दर 4.85% थी। अप्रैल में इतनी ही रही है। फिर लोकसभा में मतदान हुआ और मतदान के दौरान क्या हुआ? 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। यूपी में मार्च के महीने में खाद्य महंगाई दर कितनी थी? 5.49%, जो अप्रैल में बढ़कर 5.53% हो गई। यूपी में 62 सीट जीतने वाली बीजेपी को
2024 में कितनी सीटें मिली? सिर्फ 33। इसी तरह राजस्थान में मार्च में महंगाई की दर कितनी थी? 5.19%, जो अप्रैल में बढ़कर 5.30% हो गई। राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटें कम आई, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में 24 लोकसभा सीटें जीती थी, 14 रह गई। राजस्थान की बात जो है वो हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में महंगाई दर मार्च के महीने में कितनी थी? 6.06%, जो अप्रैल में 5.65% रह गई। नतीजे आए तो बीजेपी की सीट 5 घट गई। 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी और 2024 में कितनी रह गई? 5 सीटें। 2014 में महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई थी और यूपीए की कुर्सी चली गई थी, क्योंकि तब भी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा थी। अब महंगाई के बढ़ते ग्राफ के साथ राजनीति का कद भी बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक ट्वीट किया, डायरेक्ट पीएम मोदी पर तंज कसा। खड़गे ने क्या लिखा? खड़गे लिखते हैं, मोदी नहीं, ये महंगाई 3.0 है। यानी जो हम कहते हैं ना तीसरी सरकार है, तीसरी कसम है, उन्होंने इसको लिखा कि ये मोदी नहीं बल्कि ये महंगाई का 3.0 है। साथ में एक डाटा भी अपलोड कर दिया उन्होंने, जिस पर लिखा, देश में गेहूं की सरकारी खरीद 29% घटी है। आटा महंगा होगा और विदेश से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि जब गेहूं विदेश से आएगा तो जाहिर सी बात है आटा महंगा होगा। राजनीति में महंगाई का मीटर नहीं बदलता, यह डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड होता है। नेताओं की बात आपने सुन ली। अब पटियाल इंसानों पर महंगाई का टेस्ट करेगा। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, देश की गवाही भी आपको जरूर सुननी चाहिए। लगभग इतनी महंगाई हो चुकी है कि कभी कभी दिल करता है अगर ये पेट ना मांगे तो हम खरीदारी करने भी बाहर ना निकलें। हर चीज़ में महंगी ज़्यादा हो गई है और 30 से 40 रुपए का फर्क हर चीज़ में आ चुका है। ये चर्चा है कि 8-10 दिन के बाद तो ये हो सकता है 200 के बाद पहुंच जाए। तो तनख्वाह बढ़ती तो चलो पाव भी ले लें, लेकिन आदमी ने तनख्वाह नहीं बढ़ी है, खाली बस महंगी वाला बढ़ा है। महंगाई पे कंट्रोल भी नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत तो है ही भाई, महंगाई से परेशानी तो है ही। सबसे ज़्यादा महंगी जो हुई है आजकल वो हुई है अरहर की दाल। आटे पे भी थोड़ी बहुत कीमत बढ़ गई है। सरसों का तेल भी काफ़ी महंगा हो चुका है। ज़्यादातर सभी चीज़ों पे दाम बढ़े हुए हैं, किराने के आइटम में भी बढ़े हुए हैं, मेवाओं पे भी दाम बढ़े हुए हैं। तो महंगाई मतलब हर तरफ से ही महंगाई है, किसी एक आध चीज़ पे नहीं है। पहले होना जो मैं राशन आराम से 2-3 हज़ार रुपये ले आता था, उसमें 1500 रुपये लगभग बढ़ा है। सभी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, दालों पर तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा। हमें लगता है कि दाल और जो है सस्ती होनी चाहिए थोड़ी सी। दालें और राजमा ये इतना महंगा हो चुका है कि हम अब बजट से बाहर होता जा रहा है ये लेना। चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने देश के बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ अपना रिसर्च का ये पूरा डाटा शेयर किया और उनसे चर्चा भी की। कुछ खास बातें उन्होंने जो बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए। 5-6 महीने में इन्फ्लेशन स्टिकी है। इन्फ्लेशन कोई ज़्यादा राइज भी नहीं ले रहा है, लेकिन कम भी नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन 16-17-18% के बीच में ही है। मतलब हम कहेंगे कि एवरेज इन्फ्लेशन जो पल्सेस में है अभी 17-18% के बीच में है। ये आगे नहीं बढ़ रहा है और कम भी नहीं आ रहा है, तो क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं। लेकिन इनको आगे सॉफ्टन करने के लिए मेरे ख्याल से हमें कुछ क्लियर कट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी और एक बफर, जैसे मैंने सजेस्ट किया पहले, कि हमें रखना पड़ेगा कि और होर्डिंग को काफ़ी मजबूत तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। नेशनल मार्केट और हमारे मार्केट में जो एक सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट जिसको बोलते हैं, सप्लाई साइड की परेशानी होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कृषि में। अगर मैनेजमेंट सही होगा तो दाम उतने नहीं बढ़ेंगे, अगर मैनेजमेंट में कमज़ोरी रहेगी तो दाम ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो ट्रेडर होते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं कि जब दाम बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा जब माल को रोक लेते हैं, और जब माल को रोक लेते हैं तो दाम ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो हमारा इंटरनल ट्रेड है इस पर भी थोड़ा ये कोशिश करके लगाम लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो दाम ज़्यादा बढ़ जाता है। महंगाई आम आदमी की सच्चाई है, राजनीति के लिए खिलौना और सरकार के लिए चुनौती है। वैसे तो महंगाई घटाने के बड़े यंत्र हैं, लेकिन इससे बचने का एक ही मंत्र है,
ये रिश्ते और महंगाई दोनों पर फिट बैठता है। उसे उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जब सस्ता हो जाए तो खुद चला आएगा और जब महंगा है तो उससे दूर हो जाइए। अब पटियाल दिल्ली के अदृश्य पानी का परीक्षण करने जा रहा है। दिल्ली का पानी लापता हो गया है, ऐसा दावा पटियाल नहीं कर रहा, बल्कि 3 राज्यों के मंत्री कर रहे हैं। पानी की तलाश देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी मिला या नहीं, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले दिल्ली के अदृश्य पानी की तलाश में जुटे 5 बड़े चेहरे देख लीजिए आप। अदृश्य पानी की तलाश में दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा की सरकारें जुटी हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी पानी की तलाश में शिद्दत से जुटे हुए हैं। एलजी साहब ने तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को आदेश भी दे दिया है कि मूनक नहर से पानी की चोरी की जांच करें और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपें। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को आखिर पानी मिलेगा कब? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा। कोर्ट ने पानी की किल्लत पर क्या कहा, यह आपको आगे बताना है मुझे। पहले आप पानी के लिए बुरी तरह परेशान दिल्ली की जनता की 2 तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए मारामारी मची हुई है। पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जमीन खोदकर पानी निकालते लोग आपने देखे होंगे और हमने सुना भी था। लेकिन दिल्ली में टैंकर खोदकर पानी निकाला जा रहा है, यानी जैसे ही टैंकर आता है उसे जैसे खोद डालेंगे पानी निकालने के लिए, ऐसे टूट पड़ती है भीड़। बच्चे बर्तन ला रहे हैं और उनको फटाफट भरकर अपने घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। औरतें छोटे बच्चों को गोद में लेकर पानी भर रही हैं, जैसे बहुत ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में होता है, वो हाल दिल्ली में है। यह पानी के लिए दिल्ली वासियों के संघर्ष की तस्वीर है। दिल्ली सरकार कह रही है कि पड़ोसी राज्य पानी नहीं भेज रहे हैं, तो पड़ोसी राज्य हिमाचल और हरियाणा क्या कह रहे हैं? कहते हैं किसी का पानी रोका ही नहीं गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर दिल्ली का पानी लापता कहां हो गया? भारत बदल गया, कहाँ कुछ बदला, हम लोग को तो वही दुख लगा हुआ है। पानी की तो समस्या है मैम, बहुत तगड़ी। यहाँ पे गर्मी भी है, लोगों को पानी तो चाहिए ना। बहुत सारी दिक्कत होती, मारपीट की नौबत आ जाती है। पानी ना आता है, वो बोतल में पानी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? पिएंगे नहीं क्या? एक टैंकर आता है पूरे दिन में। पानी की परेशानी हमारे से चला भी नहीं जाता पानी के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पानी के लिए, और नीचे से पानी मुझे ढोना पड़ता है सरिये में गैलन टांग टांग के। मेरी हालत खराब होती है, बीमार हो जाती हूँ मैं। पानी के लिए बड़ी दिक्कत है भैया, दिल्ली में खास करके। ऐसी दिक्कत कहीं नहीं मिलेगी आपको। दिल्ली जल बोर्ड का पानी बिल्कुल भी नहीं आता हमारे को, पीने का मिलता ही नहीं है पानी। हम सब खरीद के पीते हैं। बाहर से खरीदते हैं और बाहर से लाते हैं तो बहुत दूर से लाते हैं पानी नहीं है बिल्कुल भी इस लाइन के अंदर। अदृश्य पानी की तलाश सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने दिल्ली और हिमाचल की सरकारों को जमकर फटकार लगाई। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली की सरकार पानी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। आरोप यह लगाया कि हरियाणा और हिमाचल पानी नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल पानी छोड़े और हरियाणा दिल्ली को पानी दे। उसके बाद आज फिर दोबारा सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार से पूछा कि हिमाचल से हरियाणा को अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिया गया या नहीं दिया गया। हल्फनामे में इसका जिक्र क्यों नहीं है, यह क्यों नहीं बताया हल्फनामे में। कोर्ट ने हिमाचल सरकार के अधिकारियों को
पेश होने के लिए कहा। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि हमें नियम के हिसाब से 1013 क्यूसेक पानी हरियाणा से मिलना था, पर मिल कितना रहा है? सिर्फ 800 से 900 क्यूसेक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने कोई नियम बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सक्रिय टैंकर माफिया को लेकर भी दिल्ली सरकार को तगड़ी फटकार लगाई। पूछा कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? दिल्ली सरकार ने कहा, हम खुद चाहते हैं टैंकर माफिया पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। अब आपको पूरा विवाद समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दरअसल ये पूरी लड़ाई 137 क्यूसेक पानी को लेकर हो रही है। मई 2018 में अपर यमुना रिवर बोर्ड की 53वीं बैठक में एक समझौता हुआ था। वो समझौता क्या था कि हरियाणा की मूनिक नहर से करीब दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी दिया जाना चाहिए। रास्ते में पानी के नुकसान को देखते हुए कहा यह गया था कि 1013 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंचना चाहिए, बाकी का भले रास्ते में वेस्टेज में निकल जाए। लेकिन पहुंच रहा है 900 क्यूसेक ही, यानी आज जो कहा गया उसमें कहा गया कि मुश्किल से पहुंच रहा है, उससे भी कम आ रहा है, 800 से 900 के बीच आ रहा है। दिल्ली सरकार ने मूनक नहर के पानी की मात्रा मापने के बाद यह दावा किया जो मैंने आपको बताया। साल 2019 में हिमाचल और दिल्ली सरकार के बीच एक और समझौता हुआ। हिमाचल दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देगा, पानी हरियाणा से होकर दिल्ली आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी अतिरिक्त पानी पर हिमाचल सरकार से सवाल पूछा। जब हम हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं। ये रास्ते में पानी कहाँ गायब हो जाता है? लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली में चुनाव 25 मई को था, उससे पहले 4 दिन तक हरियाणा ने दिल्ली का पानी कम किया। उनके सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ये लिखा है। और अब दिल्ली के हक का पानी हरियाणा रोक रही है, जानबूझकर रोक रही है और आधिकारिक तरीके से रोक रही है। ये उनके सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है। दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए औसतन 586.5 करोड़ लीटर पानी रोजाना दिल्ली को चाहिए, लेकिन पानी की डिमांड और सप्लाई में रोजाना औसतन 139.5 करोड़ लीटर की कमी है। आज दिल्ली जल बोर्ड ने 418 करोड़ लीटर पानी सप्लाई किया, मतलब आज ही दिल्ली को 168 करोड़ लीटर पानी कम मिला। दिल्ली सरकार आरोप यह लगा रही है कि हरियाणा सरकार जरूरत के हिसाब से पानी नहीं छोड़ रही है। तो हरियाणा सरकार का कहना यह है कि वो अपना पूरा हिस्सा सप्लाई कर रही है। पानी की सप्लाई में रुकावट का आरोप हिमाचल सरकार पर भी है। हिमाचल सरकार ने जब यह आरोप लगा तो उसके सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिन पहले यह कह दिया था कि दिल्ली को पानी के बदले इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ताकि हिमाचल को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के लापता पानी पर आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हरियाणा के जल संसाधन मंत्री अभय सिंह यादव का क्या कहना है, आपको यह भी सुनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आरोप है। और जितना पानी हमें दिल्ली सरकार को देना चाहिए हम लगातार दे रहे हैं और कई साल से दे रहे हैं। यही रहता है कि जो दिल्ली का जितना हक बनता है उससे ज़्यादा पानी हम दें, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी देश की राजधानी है। देश की राजधानी में हम नहीं चाहते किसी भी तरह से पानी की कोई अव्यवस्था फैले। इस बात की इंतज़ार होती रही कि हिमाचल से एडिशनल पानी कब पहुंचेगा, ना वो पानी आया, और जब नहीं आया तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हम तो जितना उनका हिस्सा बनता है पहले छोड़ रहे हैं। एक बड़ा आसान सा इसका हल है, वो हिमाचल से मांगने की बजाय पंजाब में उनकी सरकार है, अपनी पार्टी से कहें कि पंजाब से पानी छोड़ दें फालतू। हमने पानी छोड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है
और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा। हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे है। हम तो बोलते हैं और जितना पानी लेना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता है, ये पुण्य का काम भी है। कितनी अजीब बात है। हिमाचल सरकार कह रही है पानी दिया जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार का कहना है कि जब हिमाचल से पानी आया ही नहीं तो दिल्ली को मिलेगा कैसे। 3 राज्यों के बीच पानी को लेकर गजब रस्साकसी चल रही है और इस लड़ाई के बीच पानी को तरस रहे हैं दिल्ली के लोग। टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी ना रोक पाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। दिल्ली सरकार ने पाइपलाइन की मॉनिटरिंग के लिए एडीएम और एसडीएम की तैनाती करने का फैसला किया है। हालात बिगड़ने के बाद दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में पानी का लीकेज कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी में हर मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एलजी वीके सक्सेना आमने सामने होते हैं, तो भला पानी के मुद्दे पर पीछे रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि बिना जल मंत्री की सलाह के दिल्ली में टैंकरों की संख्या घटाई गई। आतिशी ने कहा, कमेटी बनाकर इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या दिल्ली के मुख्य सचिव और जल बोर्ड के सीईओ का टैंकर माफिया से कोई संबंध है या नहीं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के मुताबिक जनवरी 2023 में दिल्ली जल बोर्ड ने 1179 टैंकर तैनात किए थे दिल्ली वालों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए, और जून 2023 में यह संख्या 1203 थी। लेकिन जनवरी 2024 में जल मंत्री की मंजूरी के बिना इस संख्या को घटा दिया गया और संख्या कितनी रह गई? 888। माननीय केजरीवाल साहब के बहुत सारे लैंडमार्क रिफॉर्म्स उन्होंने इनिशिएट किए जल बोर्ड के अंदर, उसको गति नहीं मिल पा रही है। जितने पाइपलाइंस हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, जहां से भी डाइवर्जन है पानी का, सब पे ऑनलाइन फ्लो मीटर्स लगाने की योजना हमारी है। ऑनलाइन फ्लो मीटर्स जो योजना केजरीवाल साहब ने बड़े स्तर पे चलाई थी, अब वो बीच में कहीं रुका हुआ है, उसमें कोई सीबीआई रेड कर दिया। डिपार्टमेंट्स जब तक वो एलजी साहब के इन्फ्लुएंस में रहेगा तब तक काम में रुकावट डलती रहेगी। टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली सरकार एलजी और जल बोर्ड के अधिकारियों को घेर रही है, तो बीजेपी टैंकर माफिया के साथ केजरीवाल सरकार की मिलीभगत के आरोप लगा रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से शिकायत की है। दिल्ली का जो प्यासा मार रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए, आप लोगों ने अपने लोगों को इस काम पे लगा रखा है, जिसका आरोप हम बार बार लगा रहे हैं कि दिल्ली के विधायक पानी की चोरी करते हैं, पानी का व्यापार करते हैं। दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश आम आदमी पार्टी की है। और ये एक फोटोग्राफ नहीं है, एक साथ घूमना, ये देखिए। और ये महिला इन्हीं के ऑफिस में बैठकर इस पानी के टैंकर माफिया के काम को ऑपरेट करती है, और वहाँ से पूरा टैंकर माफिया पालम विधानसभा का ऑपरेट होता है। पालम विधानसभा में पानी की समस्या का लाभ उठाने के लिए ये वहाँ बैठ के पानी का व्यापार करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम मिल करके इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। हम हरियाणा सरकार से भी बात कर रहे हैं, हिमाचल की सरकार से भी बात कर रहे हैं, हम अदालत के सामने भी जा रहे हैं, हमारे सारे अधिकारियों को ग्राउंड पे भी हम उतार रहे हैं। चौतरफा हमारी कोशिश है। दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है, अगर कहीं भी पानी का अगर दुरुपयोग आपको दिखता है तो आप भी उसको नियंत्रित करें। गर्मी आते ही दिल्ली के लोगों की पानी की डिमांड बढ़ जाती है और फिर शुरू होती है आरोपों की राजनीति। दिल्ली को 90% पानी हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मिलता है। दिल्ली के पानी की पूर्ति यमुना, रावी, व्यास और गंगा नदी से होती है। दिल्ली को यूपी की अपर गंगा कैनाल गंगा का 115.31 करोड़ लीटर पानी रोजाना मिलता है। हरियाणा से सीएलसी और डीएसबी चैनल में पानी जो दिल्ली को पहुंचाता है, उसमें हरियाणा से सीएलसी के जरिए 719 क्यूसिक और डीएसबी के जरिए 330 क्यूसिक पानी दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली जल बोर्ड नलकूप से रोज 61.5 करोड़ लीटर पानी निकालता है। इसके बाद दिल्ली वासी प्यासे रह जाते हैं। इसका बड़ा कारण पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया का आतंक भी बताया जाता है। अब पटियाल नीट परीक्षा पर देश की चिंता का परीक्षण करेगा, जानने की यह कोशिश करेगा कि एग्जाम में शुद्धता की गारंटी आखिर कौन देगा।
पहले ये दो तस्वीरें देखिए। एक और दिल्ली हाईकोर्ट, जहां नीट परीक्षा को लेकर एक दायर याचिका की सुनवाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ में वो छात्र हैं जो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जो नीट परीक्षा में शामिल हुए और रिजल्ट में गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं। नीट परीक्षा के खिलाफ छात्र सड़क पर हैं, शिकायत कोर्ट पहुंच चुकी है। अब कोर्ट को नीट परीक्षा की शुद्धता का परीक्षण करना है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी नीट स्कैम की सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई थी उसमें काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग रखी गई थी। कोर्ट में एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। एनटीए की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पहले ही लंबित हैं। ऐसे में एनटीए जल्द ही ट्रांसफर पिटीशन दाखिल करेगा ताकि सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हो। मामले की अगली सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि पिछले कल 8 जुलाई की डेट लगाई थी। मतलब फिलहाल नीट की काउंसलिंग पर रोक नहीं रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर नीट कैंडिडेट्स का पक्ष रखने वाली एडवोकेट श्रुति चौधरी का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। The first is the issue of पहला मुद्दा ग्रेस मार्क्स का है। हम जानना चाहते हैं किस आधार पर 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हम जानना चाहते हैं क्या ये बिना किसी भेदभाव के किया गया है। दूसरा मुद्दा पेपर लीक हुआ है या नहीं। तीसरा मुद्दा ये है एनटीए की ओर से पेपर गलत प्रिंट किए गए तो क्या जिन बच्चों को वो पेपर दिए गए क्या उनके साथ भेदभाव किया गया। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड किया। जाहिर है नीट परीक्षा से जुड़े पूरे विवाद में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला ग्रेस मार्क्स का आधार, दूसरा पेपर लीक और तीसरा एग्जाम में गलत प्रश्नों का छपना। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो दाखिल की गई याचिकाएं हैं, इन तीनों मुद्दों पर उनका जिक्र इन याचिकाओं में आता है। दूसरी तरफ नीट कैंडिडेट्स का आंदोलन भी लगातार जारी है। सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट से हमारी मांग है कि काउंसलिंग को जल्द से जल्द रोका जाए। एक बार काउंसलिंग शुरू होने के बाद हमें पता है आप हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। जब हमने 2 साल पूरा सेक्रीफाइस दिया, हम अपने घर नहीं आए, ना फेस्टिवल्स पर ना त्यौहार पर, हम वहीं पे रहे। 4-4 घंटे की हमने नींद ली थी। उसके बाद ये रिजल्ट आता है तो ये तो सही नहीं है ना। इसका मतलब तो हमारी पढ़ाई से पूरा भरोसा उठ जाएगा। अगर हियरिंग 2-4 बार और हो गई तो ये लोग काउंसलिंग पूरी कर देंगे, बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उनसे सीट वापस ले। बहुत सारे प्रूफ थे, सीधा ही रीनीट करवाना चाहिए था, इस पेपर को कैंसिल करना चाहिए था, रिजल्ट रद्द करना चाहिए था। अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो फैसले आए हैं तो उससे मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये नेक्स्ट हियरिंग अब होगी। अगर फिर वो आगे डेट बढ़ती है तो मतलब मैं रीनीट की तैयारी करूँ या फिर नेक्स्ट ईयर की ड्रॉप की तैयारी करूँ। स्टूडेंट्स की परेशानी समझी जा सकती है क्योंकि देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में लिमिटेड सीट हैं। अगर सिर्फ एमबीबीएस की बात करें तो सीट की संख्या करीब 1 लाख है, जबकि नीट एग्जाम देने के लिए संख्या 24 लाख है। यानी बच्चों जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी संख्या 24 लाख के करीब है। सुप्रीम कोर्ट में भी 6 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इन याचिकाओं में क्या मांग की गई है, चलिए आपको बारी बारी से वो बता देता हूं। नीट कैंडिडेट्स पेपर लीक मामले का आरोप है और इस मामले की जांच की मांग हो रही है। एक ही सेंटर से 6 कैंडिडेट्स को 720 अंक कैसे मिले, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए याचिका में दोबारा एग्जाम कराने की मांग उठ रही है। रिजल्ट और ओएमआर शीट में गड़बड़ी की जांच हो। 1500 से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिले ग्रेस मार्क्स की भी जांच होनी चाहिए, यह भी सवालों के घेरे में है। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए से ग्रेस मार्क्स का आधार बताने की भी मांग रखी है। नीट स्कैम में अब तक समाधान तो नहीं दिखा, हां राजनीति खूब हो रही है। वो पेपर जो था एक दिन पहले लीक हो गया था और उसमें कौन संलिप्त है, ये वो इकोसिस्टम बन गया है जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स
जो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, जो कॉलेजेस हैं, ये सब मिलकर पेपर लीक कर रहे हैं, उस पर 30 से 40 लाख रुपए कमाते हैं। तो वो लोग जो 23 लाख बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। यहाँ तक कि ये भी आया, हरियाणा के एक सेंटर से 7 ऐसे लोग थे जिनको डिट्टो सेम मार्क्स मिले हैं, फुल मार्क्स मिले हैं। तो जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। नीट स्कैम में पटियाल अपनी मांग दोहरा रहा है, वो ये है कि देश को शुद्ध और पवित्र परीक्षा की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए। अब पटियाल आपको दुनिया के 2 सबसे चर्चित और अमीर लोगों के बीच में छिड़ी हुई जंग का परीक्षण दिखाएगा, बताएगा कि इस लड़ाई में फायदा किसका होगा और नुकसान किसको। जो लोग एप्पल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ध्यान लगाकर इस परीक्षण को देखें। एलन मस्क दुनिया के नंबर 1 अमीर हैं और एप्पल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रईस कंपनी है। आप जानते ही होंगे कि दोनों कंपनियां अमेरिका की हैं। एप्पल के फोन, घड़ियां, ईयरबड्स, आईपैड, स्पीकर, लैपटॉप, आईपैड ये तकनीक में अपने आप में बेहतर होने का दावा करते हैं। हमारे देश में तो एप्पल प्रोडक्ट्स एक स्टेटस सिंबल भी हैं। अब एलन मस्क की सुन लीजिए, वो दुनिया का हर वो बिजनेस करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अंतरिक्ष में रॉकेट भेजता है, बैटरी वाला कार बनाते हैं, फैक्ट्री अगर ट्रैफिक में जाम से बचना है तो उसके लिए सड़क के नीचे कैसे सुरंग बनानी है, ये भी मस्क साहब के आइडिया होते हैं। एप्पल और मस्क दोनों के धंधे एकदम अलग हैं, मतलब दोनों में कोई व्यापारिक लड़ाई नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी अफवाह उड़ती रहती है कि मस्क का फोन भी आने वाला है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अरे हाँ, ये बताना तो भूल ही गया कि एलन मस्क प्रसिद्ध सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक हैं, जो पहले ट्विटर हुआ करता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब धंधे अलग हैं, आदमी अलग हैं, तो फिर आमने सामने कैसे आ गए। मैंने आपको इनकी लड़ाई के बारे में क्यों कह दिया? दरअसल इसकी जड़ में एलन मस्क का मोबाइल फोन है। मस्क एप्पल के गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं और एप्पल के कुछ बदलाव उन्हें पसंद नहीं आ रहे। यहीं से इस लड़ाई की शुरुआत होती है। एप्पल ने अपने फोन, आईपैड और मैकबुक में जेनरेटिव एआई डाल दिया है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो इसे ऐसे समझिए कि एप्पल ने अपने फोन, आईपैड और मैकबुक में एक ऐसा प्रोग्राम डाल दिया है जो यूजर्स की आदत को पहचानेगा और उसकी खास जरूरत के मुताबिक उसकी डिमांड को पूरा करेगा। यूजर्स को बगैर गलती लिखने में मदद मिलेगी। अगर आपने कुछ लिखा तो एप्पल का नया सिस्टम उसे सुधार कर उसके नए अवतार आपके सामने पेश करेगा। आपको जो पसंद आए आप उसे इस्तेमाल कर लें। यह इमेज क्रिएट करने की बड़ी एक अच्छी मदद होगी। इमोजी बनाएगा, अच्छी तस्वीरें खोजने में आपकी मदद करेगा। सिरी पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा, कहने पर फोन नंबर के साथ एड्रेस भी सेव कर देगा। यानी ये सब नए प्रोग्राम के तहत होगा। अब एलन मस्क को फोन की इस अतिरिक्त बुद्धि पर ऐतराज है, यानी ये फालतू दिमाग क्यों? मस्क को इस पर ऐतराज हो गया। एप्पल कहता है चिंता की कोई बात नहीं है। मस्क क्या कहते हैं? मस्क कहते हैं प्रिवेसी के लिए खतरा है ये तो। एप्पल कहता है जानेंगे सब लेकिन सेव नहीं करेंगे हम। मस्क कहते हैं कि ये प्राइवेट डेटा पर डाका है। एप्पल कहता है डेटा सुरक्षित रहेगा। मस्क को एप्पल की बात पर यकीन नहीं है, तो एप्पल के फोन में अतिरिक्त बुद्धि इन दोनों के विवाद की वजह बन गई है। प्रिवेसी, डेटा लीक इनका खतरा और जासूसी का डर है और जासूसी के कारण विरोध की वजह है। इसीलिए मस्क ने कह दिया है कि अगर एप्पल प्रोडक्ट्स में एआई नहीं हटाई गई तो वो अपने संस्थानों से एप्पल के फोन बैन कर देंगे, यानी अपने एम्प्लॉइज को कह देंगे कि इनके फोन नहीं खरीदने। एलन मस्क की इस आशंका को पटियाल ने भारतीय एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया। मुझे लगा ये तो दोनों के बीच बड़ा मसला खड़ा हो गया। जो मस्क हैं उनके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ऐसे में क्या एप्पल के प्रोडक्ट्स वो यूज नहीं कर पाएंगे? ये लड़ाई नहीं रुकी। तो उन एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, आइए जानते हैं उनके हिसाब से ये कितना सही है और कितना नहीं। जो बातें एलन मस्क कर रहे हैं उसमें बुनियाद तौर पर कुछ ठोस चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि अगर आप ओपन एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम को देख लें तो आप पाते हैं कि उसकी मेमोरी फंक्शंस अब बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं। वो कॉन्स्टेंटली आपकी हर जानकारी के आधार पर आपकी एक मेमोरी फाइल बना रहा है। यानी कि आपकी कोई प्राइवेसी तो रही नहीं, ना तो कोई डेटा प्राइवेसी रही,
ना कोई पर्सनल प्राइवेसी रही। तो आने वाले समय में हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ये कहीं ना कहीं अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको लुप्त कर जाने वाले हैं। तब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक होगा और राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। कुवैत में 41 भारतीयों की मौत हो गई है। मौत की वजह आग है। यह आग एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी थी। मदद के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर आप नोट कर लीजिए, +965655055246। एक बार फिर बता रहे हैं, 965655055246। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।